जीएस मलिक साहब जो कि पुलिस कमिश्नर हैं अहमदाबाद के, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, इस हादसे के बारे में आपके पास कौन कौन सी बड़ी जानकारियां हैं? आपने ये आशंका जाहिर की है कि किसी के भी इस हादसे में बचने की स्थिति, संभावना नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? ये has been wrongly quoted. In fact, till now, अभी just 10 मिनट पहले तक टोटल 204 बॉडीज हैव रीच्ड फॉर पोस्टमार्टम, मतलब डेथ 204 कंफर्म्ड है और 41 इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड। दीज इंक्लूड, सिंस ये जो प्लेन है ये ऐसी जगह था जहाँ की एक हॉस्टल भी था, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, मेस वगैरह थी। तो ये डेथ और इंजर्ड जो है इसमें कुछ एक शायद वहाँ के इनमेट्स भी होंगे जो कि प्लेन में नहीं ट्रैवल कर रहे थे। तो टिल नाउ 204 पर्सन्स का वहाँ पे डिसीज का पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे हैं और 41 इंजर्ड आर बीइंग ट्रीटेड। सो देयर मे बी सर्वाइवर्स। दिस हैज बीन रॉन्गली कोटेड, जो कोई चैनल चला रहे हैं। तो जी मलिक साहब, इससे हम आपकी वी स्टैंड करेक्टेड। आपने जो कहा है उसके मुताबिक 204 लोग मारे गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे उस हॉस्टल में थे उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हुई हो। घायल लगभग 40 लोग आप बता रहे हैं सर? हाँ जी, लेकिन अभी रेस्क्यू रिलीफ इज स्टिल कंटिन्यूइंग। द फाइनल फिगर विल बी इन, थोड़ा फाइनल जो वो हम बाद में बता सकते हैं, अभी नहीं। अभी तो ये मैं जस्ट 10 मिनट पहले का फिर बता रहा हूँ। अभी रिलीफ रेस्क्यू चल रहा है, तो सर्वाइवर्स चांसेस आर देयर। वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट काउंट। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ सर कि कोई भी ऐसी जानकारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ सर, जो यहाँ से कम जो मौका वारदात जहाँ पर ये घटना घटी है, वहां से क्या सब कुछ हटा लिया गया है? लोगों को हटा लिया गया है? मतलब अब रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पर तो नहीं चल रहे होंगे, अस्पतालों में ही इलाज चल रहा होगा, हम ये माने? हाँ, अस्पताल में चल रहा है। रेस्क्यू रिलीफ इज कंटिन्यूइंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। आप बड़ी खबर इस वक्त की आज तक पर है, क्योंकि आज तक ने सीधा सीपी अहमदाबाद से बातचीत की है और मलिक साहब ने ये बताया है कि दो बड़ी बातें हैं। 204 लोग एग्जैक्ट काउंट उन्होंने बताया है आज तक को, और कंफर्म किया है कि 204 लोगों की दुखद मौत हो गई है इस घटना में। 204 लोगों का शव अभी तक आया है। जो बॉडी काउंट है उन्होंने बताया है 41 घायलों का इलाज चल रहा है। तो अभी भी कई लोगों के लिए उम्मीद है। कुल 242 लोग सवार थे, अगर कुछ लोग बचे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हॉस्टल था उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी या तो मृत्यु हुई है या इलाज चल रहा है। तो अभी सभी को इंतजार करना चाहिए। पूरा देश इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, पूरे देश की भावनाएं उन परिवारों के साथ हैं जो इस पूरी घटना में या तो मारे गए हैं या उनका इलाज चल रहा है, या जिनके को लेकर उनके परिवारों में इस वक्त आशंका की ऐसी घड़ी होगी, कल्पना से भी परे है। जल्दी से एक बार लवीना के पास चलते हैं। लवीना, गैट्रिक एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की तरफ से क्या टेबल लगाकर इंतजाम किया गया है? जानकारी है क्या? जो रिसीव करने वाले लोग अक्सर पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर अपने परिजनों के लिए, ऐसे कुछ लोग मिले आपको? क्या जानकारी है? अंजना, यहाँ पे कोई फिजिकल डेस्क नहीं लगाई गई है, लेकिन ये जानकारी गैटविक एयरपोर्ट के सोशल मीडिया हैंडल पर है। 2 नंबर जारी किए गए हैं। एक लोकल ब्रिटिश नेशनल्स के लिए 020 यानी 0020 7008500, ये एक नंबर है जो लोग कॉल कर सकते हैं। दूसरा एयर इंडिया ने जारी किया है और एयर इंडिया का ये भी कहना है कि वो जो यहाँ के जो लोकल डेस्क नंबर है उस पर भी कॉल कर, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर नहीं है ये, और या जो लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे कॉल करना चाहेंगे तो वो लोकल डेस्क के नंबर पे अगर कॉल करें तो उनको सही नंबर से जोड़ दिया जाएगा। ये तो पहली जानकारी है अंजना, लेकिन हम उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जिनके परिवारजन इस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। एक बहुत ही वो हमसे इस वक्त कैमरे पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, और ये बहुत ही हम समझ सकते हैं इस बात को, बहुत ही दुखद स्थिति में वो सारे लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो एयरप्लेन जैसे ही उड़ा वैसे ही वो गिर गया था एयरप्लेन से, और उन्होंने यहाँ पर कॉल करके बताया उनके साथ जो साथी थे वो नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। तो इस तरह की जो नंबर्स अगर आप स्क्रीन पर दिखाएं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी ये जानकारी चाहिए कि बाकी जो परिजन हैं उनके वो किस तरह से उनके साथ बचे हैं या फिर अस्पताल में हैं। तो यहाँ पे हम काफी लोगों से संपर्क में हैं जो उस फ्लाइट में थे, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ
स्क्रीन पर बात करना नहीं चाहते, लेकिन अभी भी जानकारी उन्हें यहाँ चाहिए। उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल रही है। और जहां मैं हूँ गैटविक एयरपोर्ट पे, अभी कोई फिजिकल डेस्क यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 नंबर जारी किए गए हैं। अंजना। धन्यवाद आपका लवीना इस जानकारी के लिए। इस बीच आइए सीधे लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से घटनास्थल पर, जहां से ब्रजेश जोशी हमारे सहयोगी अब पहुंच चुके हैं। ब्रजेश, वहां से मलबा तो दिख ही रहा है, लेकिन सबकी नजर अब उस जो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था वहां पर और जो मेस का फ्लोर था उसको लेकर लोगों के मन में बड़ा डर बैठ गया है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले सीपी अहमदाबाद भी हमारे साथ आज तक पर जुड़े थे। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही। एक तो 204 लोगों की मृत्यु उन्होंने कंफर्म कर दी है, 51 लोगों की जांच चल रही है, ये भी उन्होंने कहा, इलाज चल रहा है, माफ कीजिएगा। लेकिन इस मेस का, इस हॉस्टल से क्या खबर है आपके पास? देखिए, मैं अभी जहाँ पे हादसे के बाद जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ उसी जगह पे हूँ। यहाँ पे जो है वो प्लेन के जो अवशेष हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से जो ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद ये गेट जो है वो दिख रहा है। प्लेन का जो गेट होता है वो या इमरजेंसी एक्सिट का दरवाज़ा, दोनों में से एक चीज़ है ये। यहाँ पे जो है वो ये मलबा गिरा हुआ है और ये मेडिकल हॉस्टल है और सामने जो है वो बिल्डिंग है जहाँ पे प्लेन गिरा था। वहाँ पे अभी जो है जगह रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे जो प्लेन जो है वो वहाँ पे फंसा हुआ है, प्लेन का आगे का जो भाग टूटा हुआ है वो ये सारे बिल्डिंग पे जिस तरह से दिख रहा है, जो ये आधी जली हुई बिल्डिंगें दिख रही है। यहाँ पे जो है जला हुआ प्लेन, जो हमने गुब्बारा देखा था प्लेन का, वो यहाँ पे उसकी असर देखने को मिली। और ये हॉस्टल के सारे पार्ट्स जो हैं, ये सारे ब्लॉक्स हॉस्टल के, वो अभी पूरी तरह से जो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे वो प्लेन गिरने के बाद की स्थिति थी और ये हालत यहाँ पे हुई है। कितना भयावह हादसा हो अभी भी चल रहा है। उड्डयन मंत्री भी होंगे, दोनों स्पॉट का जो है वो निरीक्षण करेंगे, क्या हुआ था, किस तरह हुआ, ये देखने की कोशिश होगी। और जो हमने जो तस्वीरें देखी वो हॉस्टल वाला पार्ट जो है वो सामने की साइड है, वहाँ पे अभी के लिए है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पूरे जो है वो आएंगे यहाँ पे, तो उनकी वजह से पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए जो है अभी सभी को एक जगह पे रोक दिया गया है और यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा जो राहत और बचाव कार्य किया गया था, जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे वो अभी अस्पताल में हैं, काफ़ी लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ की मौतें हुई है, पर आधिकारिक आंकड़ा जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। डॉक्टर्स कितने जो इंटर्न डॉक्टर्स थे उसमें से कितने की दिया है, लेकिन सीपी अहमदाबाद ने, बिल्कुल सीपी अहमदाबाद ने जो जानकारी दी है, ब्रजेश एक सेकंड, ब्रजेश जी, ब्रजेश 204 लोगों की मौत की पुष्टि की है पुलिस कमिश्नर ने। उन्होंने बताया जो लास्ट बॉडी काउंट उनके पास आया था। ब्रजेश, हॉस्टल के बारे में बताएं, क्योंकि अब सबकी नजर है, क्या वाकई उस वक्त मेस में कई लोग लंच कर रहे थे? क्योंकि मेस के ही फ्लोर में ये विमान का जो अभी समझ में आया टेल का हिस्सा वो घुसा है। ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए, मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा आपको उसी तस्वीर दिखाएंगे। हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं कि आपको वो तस्वीर दिखा पाएं कि जो मैस का जो पार्ट है जहाँ पे वो विमान जो गिरा उसके बाद की जो स्थिति हुई वो किस तरह की थी, तो यहाँ से जो है वो आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से वहाँ पे जो है ये हॉस्टल का जो पार्ट है, यहाँ से अभी भी धुआं, देखिए आप, धुआं यहाँ से भी दिख रहा है, अभी भी जो हालत है वो धुआं यहाँ से अभी उठता हुआ दिख रहा है। ये वो मैस का पार्ट है कि जहाँ पे 30 से ज़्यादा इंटर्न डॉक्टर्स जो लंच कर रहे थे उस वक्त ये हादसा हुआ, क्योंकि दोपहर का टाइम था, 1:40 बजे के आसपास यहाँ ये हादसा हुआ और प्लेन जो है वो उसी बिल्डिंग पे गिरा, वो हॉस्टल का जो पार्ट था। और वहीं पे जो हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से विमान का आगे का भाग वहाँ पे फंसा हुआ है, तो वो वही बिल्डिंग है जहाँ पे ये पार्ट फंसा हुआ है और वहाँ पे अभी भी जो है वो धुआं दिख रहा है और इसीलिए लोगों को वहाँ से दूर कर दिया गया है। तो ये वो जगह है जहां का निरीक्षण खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। जो हादसा हुआ उसके बाद स्थिति का जायजा लेंगे और के बाद पहुंचने वाले हैं, ऐसा हमको यहाँ से
पुलिस ऑफिसर्स बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय उड्डयन मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और पूरी समीक्षा करेंगे किस तरह से क्या हुआ और जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेन क्रैश के बाद क्या स्थिति थी और यहाँ पे क्या उस वक्त हुआ था। जो मंजर है हॉस्टल का वो आपने देखा, किस तरह से जो है पूरी तरह से हॉस्टल की स्थिति खराब हो चुकी है। तो वो पूरी स्थिति जानने की कोशिश यहाँ पे दोनों मंत्रियों की ओर से रहेगी और उसके बाद हम आधिकारिक कोई जो है मौतों के आंकड़ों के बारे में भी आधिकारिक बयान और आधिकारिक सूचना उसके बाद ही आएगी। ठीक है, उसके बाद जैसी जानकारी आती है आप बताइएगा। और इस बीच अगर आप उस हॉस्टल के हिस्से तक कुछ पता करने की कोशिश करें या वहां पर मौजूद कोई चश्मदीद आपको मिले तो फौरन इशारा कीजिएगा, क्योंकि अगर उस वक्त लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सब कुछ देखा है दूर से तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि क्या स्थिति बनी थी। एयर कॉमोडोर BS सिवात साहब हमारे साथ हैं, वो भी पूर्व DG एविएशन सेफ्टी रह चुके हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे अब कि आपको क्या लग रहा है सर, शुरुआती तौर पर जब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खबर देख रहे हैं, आपको किस बात की आशंका है कि टेक ऑफ के बाद ही इस तरह से विमान का एक तो मेडे कॉल करना, कुछ हो चुका था तब तक आग नहीं लगी थी, फिर वो क्रैश कर जाता है डिसेंट के बाद। अंजना जी, ये बहुत ही भयानक और अत्यंत दुखपूर्ण घटना है। जी बिल्कुल सर। मैं एविएशन सेफ्टी इंडिया की तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस देना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अब देखिए, ये जहाज जो है बिल्कुल सर्विसेबल था, पायलट्स हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। एयरक्राफ्ट सेफली टेक ऑफ कर गया है। 725 फीट के करीब जो है जहाज पहुंचा है। उसने एकदम से जो है पावर लॉस एक्सपीरियंस किया है। उसने ATC को फौरन जो है इन्फॉर्म किया है कि कुछ प्रॉब्लम है, सीरियस इमरजेंसी है। मेडे का मतलब है कि जहाज में बहुत सीरियस इमरजेंसी है और जान माल का खतरा है। उसके बाद जहाज जो है नीचे पावर लॉस हो गया है, उससे जहाज नीचे जा रहा है और जाके जो है कुछ बिल्डिंग से टकरा के उसके बाद जो है बहुत अनफॉर्चुनेट जो है क्रैश हुआ है। अब इसमें जो है ये जहाज बहुत ही जो है सुरक्षित जहाज है, दुनिया भर में इसका बहुत नाम है, मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड है और इसकी आज तक कोई भी जो है ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। देखिए, जो है एविएशन में 2 फेज एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। एक तो टेक ऑफ होता है और दूसरा लैंडिंग होता है। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं या तो लैंडिंग में होते हैं या टेक ऑफ में होते हैं। टेक ऑफ में बहुत कम होते हैं, लैंडिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो है टेक ऑफ में पहला ऐसा एक्सीडेंट है, मेरे ख्याल में इंडियन एयरलाइन में ऐसा पहला एक्सीडेंट है जो एक टेक ऑफ में हुआ है। एयरफोर्स में तो हुआ है एक टेक ऑफ के ऊपर, बट ये जो है पहला एक्सीडेंट। अभी पावर लॉस क्यों हुई है इसका तो कोई जो है कारण नहीं बता सकते, सिर्फ जो है आप गैस कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो है आपको जाननी चाहिए कि अहमदाबाद जो है बर्ड के लिए बहुत नोटोरियस है। सारे देश में सबसे ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक वहीं पर होती है। तो हो सकता है कि इसमें जो है जहाज के दोनों इंजन, इस जहाज में अगर एक इंजन भी जो है खराब होता तो दूसरा इंजन आराम से जहाज को कंटिन्यू क्लाइंब कर सकता था और उसके बाद सेफली वो वापस लैंड भी कर सकता था। लेकिन इस जहाज में जो है पावर लॉस हुआ दोनों इंजन के अंदर। इसी कारण जहाज जो है अपनी जो ऊंचाई को मेंटेन नहीं कर सका और अब पायलट जो है बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, क्योंकि उस पास पावर नहीं है। तो एयरक्राफ्ट को उसने काफ़ी कंट्रोल में रखा, ट्राई किया होगा कि भाई किसी बिल्डिंग में अगर हम नहीं टकराए, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। तो उसके बाद जो एक तो यही कारण हो सकता है कि कोई पावर लॉस का, और तो कोई कारण खास नहीं हो सकता। आपको मालूम होगा हडसन रिवर में कैप्टन सल्ली की मूवी भी बनी है, इसमें बर्ड के कारण दोनों इंजन फेल हो गए थे और उसके कारण जो जहाज को हडसन रिवर में बहुत ही मिरेकलसली लैंड किया गया था। तो ये जो है, लेकिन इस प्रॉब्लम ये थी जहाज के अंदर कि हाइट बहुत ही कम थी, बहुत ही कम समय था पायलट के लिए कुछ भी करने के लिए। तो उस थोड़े से समय में जो है जो उसने जो भी कर सका वो किया और अनफॉर्चुनेटली एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। बहुत बड़ी दुख भरी घटना है और ये पहला इतना खतरनाक एक्सीडेंट है टेक ऑफ में। और ये बहुत ही जो है देश के लिए भी बहुत बुरी घटना है और जो फैमिलीज हैं, ब्रीड फैमिलीज हैं, उनके लिए
जो इंजर्ड उनके सबके लिए, हम सबके लिए बहुत दुखद मुझे करता है। हृदय विदारक है सर, दिल चीरने वाला है। इससे पहले कि ब्रिजेश के पास एक बार फिर से जाएं, सर आपसे, आप दोनों से एक कमेंट में लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब देखिए रिहायशी इलाका था तो ये डर तो लग रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि वो बीच वाली किसी जगह पर गिरा है। ये टुकड़ा जब शुरू में तस्वीर आई और टेबल दिख रहे थे तो समझ नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है उस वक्त लोग थे मेस में और उनकी भी जान, तो मतलब अब एक तो कम हाइट, तो आपके पास टाइम ही नहीं मिला, मेडे कॉल आपने किया, उसका टाइम नहीं है। दूसरा, रिहायशी इलाके पे आप गिर रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू के लिए लोग फौरन पहुंचे, लेकिन जिस तरह की आग लगती है, मतलब बोइंग 787 पर अगर आप थोड़ी और जानकारी हमारे दर्शकों को दे, सबसे बड़ा विमान, सबसे ज्यादा लंबी जर्नी के लिए, सबसे ज्यादा एयर टर्बाइन फ्यूल, और उसके बाद जब क्रैश हो तो आई थिंक अंजना जी आपने खुद ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा ATF, सबसे ज़्यादा फ्यूल, एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल, इतना ज़्यादा, और अभी खर्च नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 1,25,000 आपने लेटेस्ट वगैरह जो बताई है, तो जिस तरीके से इसको मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं इम्पैक्ट एंड डिसास्टर को, तो आपने 9/11 की घटना देखी थी, उसमें एक जहाज ही तो घुसा था। तो उतना फ्यूल लेके जब आप जाएंगे तो एक बहुत बड़े बॉम्ब से भी ज़्यादा ये बनता है। लेकिन यहाँ पर जो आपने अभी एक बात बताई, उससे मुझे लगता है कि जो भी छोटा मोटा टाइम पायलट के पास था, कैप्टन के पास था, उसने इस्तेमाल किया कि जहाँ तक हो सके मैं इसको ऐसी जगह गिरने दूं जहाँ पर बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरूं, आसपास गिरूं। कुछ तो उन्होंने प्रयत्न किया है, नहीं तो अगर मान लीजिए पूरी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता पूरा जहाज, तो और भी हादसा होता। तो ये जो उन्होंने जो भी लास्ट सेकंड, माइक्रो सेकंड में जो भी सोचा, जो भी किया, उसकी भी हम लोगों को एक तरीके से याद करना चाहिए कि जाते जाते उन्होंने कहा कि ये मैं कर सकता हूँ, इसको करता हूँ। क्योंकि अगर खुले इलाके में, जो छोटा खुला इलाका था, ये जहाज वहाँ गिरा है, तो ये उन्होंने किया भी होगा, जो भी उनके पास उस वक्त जो भी कंट्रोल्स अवेलेबल। भी बता दें कि जो 2 पायलट इन कमांड थे, उसमें कैप्टन सुमित सबरवाल थे और उनके साथ उनके को पायलट क्लाइव कुंदार मौजूद थे। दोनों के पास, सुमित सबरवाल साहब के पास, कैप्टन साहब के पास 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और ये 1,100 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस। ये जो हॉस्टल का मेस है उसके अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। जो मेडे कॉल है, अगर हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं तो उनसे उनके लिए अगर आप बता सकें कि मेडे कॉल सिर्फ एक ATC नहीं, क्या वो जितने ATC मतलब है देश में, अब हर जगह पर वो SOS कॉल जाता है। इट इज अ हेल्प मी SOS फेटल इमरजेंसी कॉल। देखिए, मेडे का फ्रेंच वर्ड मेडियर से बना है, हेल्प मी सीधा सीधा मतलब, लेकिन जो इसके पीछे जो आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये रूल बना रखा है कि 1 to 1.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और जिस पर कि ये कॉल दिया जाता है, और इसको जितने भी ATC हैं सब मॉनिटर करते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स मॉनिटर करते हैं, साथ में ऐसी एजेंसियां जो कि इत्तेफाक रखती हैं एविएशन से, वो मॉनिटर करती हैं। पहले ये सैटेलाइट से भी मॉनिटर किया जाता था। उद्देश्य ये है कि जो भी इस घटना के स्थल के आसपास हो, वो जल्दी से जल्दी पहुंच के उनको जो है सहायता पहुंचाए, जो पॉसिबल है, जो कि वहाँ के यात्रियों को बचा सके और जहाज को बचा सके। अब जो बात हो रही है इस जहाज की, देखिए, एक जहाज जब कम ऊंचाई पे है, लेकिन उसके ऊपर जो जहाज है उससे बातचीत आराम से हो सकती है। तो शायद मेडे देने का एम जो था कि बताना कि अब हम इस खतरे के हम सामना कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आसपास का इलाका जो खुला इलाका है, इसलिए एक नियम बनाया जाता है कि एयरपोर्ट जो है शहर के बाहर होते हैं अक्सर, और आसपास जो है वो पॉपुलेशन को रहने के लिए जो रिहायशी इलाके होते हैं उनके मनाही होती है। लेकिन धीरे धीरे जो है शहरीकरण, नगरीकरण, उसके द्वारा ये पूरा फोकस बढ़ता गया। तीसरी बात जो है, जो मेस की बात हो रही है कि 2,400 लोग जो जिनके मरने की पुष्टि हुई है, और तो उसमें जो है पहली जो सूचना आई थी कि लगभग 45 लोगों को जहाज से निकाला गया था। और एक और है, जब भी जहाज क्रैश होता है तो एक गोल्डन आवर बोला जाता है। पहला 1 घंटा जो जहाज के एक्सीडेंट का होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। उस घंटे में आप अगर बचा लेते हैं यात्रियों को जो कि घायल हैं, तो उनके बचने की संभावना सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनके बचने की संभावना कम होती जाती है। तो जो लोग बच पाए, जो पहली खबर थी, जो घटना 1:38 के आसपास हुई है, तो उसके बाद से ये लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है लगभग 45, ये खबर जो मिली मुझको कि लगभग 45 लोगों को वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली इसमें से लोग, ये सभी 45 लोग बच जाएंगे और आगे वो नॉर्मल जीवन करेंगे। अब बात हो रही है चौथी बात, जो ड्रीम लाइनर की बात है। ये जहाज आज दिल्ली से अहमदाबाद गया है, 2 घंटे पहले वहां पहुंचा है।
तो लगभग 11 के आसपास ये पहुंचा है और उसके बाद ये दोबारा उड़ान के लिए गया है। ड्रीम लाइनर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया में ड्रीम लाइनर को बहुत अच्छा जहाज नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें और भी और एक बार बैटरी प्रॉब्लम की वजह से 2013 में इसको डिसकंटिन्यू भी किया गया था और बहुत गुस्सा पूरे विश्व में था। लेकिन ड्रीम लाइनर 787 का भी आप देखें तो इतना खतरनाक एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट इतना सिवियर एक्सीडेंट। इस 7878 मॉडल है, इसमें जो है मुश्किलात पे देखी गई तो 7879 बनाया गया और उसके बाद एक मॉडल और बनाया गया जो इसमें जो ईंधन की बात हम कर रहे हैं कि इसमें फ्यूल था, इससे ज्यादा फ्यूल उसमें आता है और इसकी जो है लगभग 13,530 किलोमीटर तक ये सब कि एक स्ट्रेच में जा सकता है। अगर आप इसका टैंक भरा हुआ है तो 1300 से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ये ट्रेवल कर सकता है। और जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि लंदन जो है लगभग 6,900 किलोमीटर है और 9 घंटे की यात्रा होनी थी और रात को लगभग 10 बजे जहाज वहाँ पहुँचता, तो निश्चित रूप से जो उनको रिसीव करने वाले वहाँ पर होंगे वो परेशान हो रहे होंगे। लेकिन ये दुर्घटनाएं क्यों हुई, ये इस पर कैसे रोक लगा जाए, ये भारत में नहीं पूरे विश्व में एक साथ इस पर जो है डिस्कशन होता है, सारे इसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट होता है, वो सबके बीच में वो जो है शेयर किया जाता है। उद्देश्य ये होता है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को जो है उसकी संभावनाओं को समूल नष्ट करें। जहां तक बात है कि ड्रीमलाइनर की, निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन जहाज है, लेकिन एक 11 साल पुराना बताया गया, ये एक बहुत ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि नॉर्मल जहाज की जो है लाइफ जो है 30 से 35 सामान्यतः बिना दिक्कत के जो है इंसिडेंट फ्री होती है, आराम से जहाज कसता है। उसके बाद इनकी मेंटेनेंस की प्रक्रिया होती है, 4 तरह के मेंटेनेंस इनके हैं, ABCD, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जहाज के बारे में जब वो टेक ऑफ करता है फंक्शनल चेक्स किए गए होंगे, उसके बाद गया जो टेक ऑफ के बाद, अगर देखिए रनवे के ऊपर भी जब वो रनवे स्ट्रिप पर जा रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आई होती तो शायद उन्होंने टेक ऑफ अबॉर्ट कर दिया होता, क्योंकि टेक ऑफ जहाज जब जमीन छोड़ चुका है, रनवे से ऊपर उठ गया है, तब ये प्रॉब्लम आई है और जिसकी वजह से उनको मजबूरी में जो है जाना पड़ा और जब इंजन सीज हुआ और पावर जब नहीं मिली उनको, तो वो पर्याप्त मात्रा में ऊंचाई पर नहीं जा पाए और उसके बाद उन्होंने मेडे किया। उनका निश्चित रूप से सराहनीय है सब्रवाल साहब का ये निर्णय कि वो ऐसा जगह खोज रहे थे जहां पर कि रिहायशी इलाका ना हो, लेकिन दुर्भाग्य पूरा एयरपोर्ट के आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रिहायशी इलाका है, तो लोगों की जो फिगर मिल रहा है 50 के आसपास जो मैस में है, और दुर्भाग्यवश उसमें लंच टाइम था, लोग जो है ज़्यादातर उस समय 1:30 बजे 2 बजे के बीच में लंच के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे और जो हमें दुखभरी खबरें मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये देखना होगा कि हम ऐसे घटनाओं को कैसे रोकें जो कि जिसमें कि रिएक्शन टाइम बहुत कम है। तो उसके लिए जो है हमें एयरक्राफ्ट की जो हेल्थ है, मेंटेनेंस, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि 3 मुख्य कारण है मेंटेनेंस एरर का, दूसरा वेदर, तीसरा फ्लाइट सेफ्टी इश्यूज। फ्लाइट सेफ्टी इश्यूज में जो है बर्ड हिट और दूसरा मिड एयर कोलिजन, उसकी संभावनाएं हम पहले जो है नगण्य कर चुके हैं। अब जब बात है कि जो मैकेनिकल एरर की बात है, जो बिल्ट इन टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है, असेंबली और सब असेंबली दोनों को चेक करने के लिए इंडिकेशन होता है, तो निश्चित रूप से वो मिशन अबॉर्ट हो जाता है, यानी कि टेक ऑफ अबॉर्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यवश कहा जाएगा कि ये इंजन का सीज हुआ और पर्याप्त जो शक्ति चाहिए थी टेक ऑफ के लिए वो नहीं। और सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू वहां पर पहुंच गए हैं और देखना होगा। मुझे लगता है कि जहां पर ये घटना घटी, अगर ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास चल सकते हैं, क्योंकि आप राम मोहन नायडू को देख रहे हैं। जैसे ही घटना घटी थी उसके बाद वो रवाना हो गए थे यहाँ के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं फिलहाल। दूसरी तरफ अगर आप बड़ी बात देखिए, हम 787 की बात एयर मार्शल संजीव कपूर लगातार कर रहे हैं, तो अपने दर्शकों को थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे दें, क्योंकि इस एयरलाइनर को लेकर विदेशी मीडिया में वाकई, जैसा आपने भी कहा पांडे जी, काफी चर्चा हुई है और इस विमान को लेकर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उसकी सेफ्टी को लेकर लोगों में, सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में बहुत कंसर्न्स थे। 2011 में पहले कमर्शियल फ्लाइट्स इसकी शुरू हुई थी और उसके बाद से अगर आप देखिए तो जिस तरह का इसका रिकॉर्ड है, दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा बार उड़ान भर चुकी है और दुनिया की ज्यादातर जो प्रमुख एयरलाइंस है वो इसको इस्तेमाल करती हैं। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है और इसी के साथ साथ ये जो 13 में बैटरी का इशू था उसकी वजह से हुआ था, लेकिन फिर जैसा उन्होंने बताया नया वर्जन उसको उन्होंने चेक करके बनाया था। लेकिन यहाँ पर तो टेक ऑफ के फौरन बाद ये घटना घटी है। अब बोइंग 787 के एंगल से जब एयर मार्शल कपूर आप इस पर बात करते हैं तो